मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो मेरे प्यारे साथियों, सभी को नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वॉट एवर यू फील टू कनेक्टेड विद अस। हम आपके सिलेबस का सेकंड मेजर टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम है पोषण, और उसको हमने 6 भागों में बांटकर पढ़ा था, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, जल और वाइटामिन। आज हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। 5 भाग को हम विस्तार से पढ़ चुके थे, आज हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो विटामिन ना तो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, ना हमारे शरीर का निर्माणकारी पदार्थ है। तो फिर विटामिन से क्या होता है? विटामिन हमारे शरीर का सुरक्षात्मक अवयव है या रक्षात्मक अवयव है। इसकी कमी से हीनजन्य रोग यानी कि डेफिशिएंसी डिजीज हो जाती है। तो विटामिन को कैसे डिफाइन करेंगे? वो अकार्बनिक पदार्थ जिनकी अल्प मात्रा ही हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जिनकी अल्प मात्रा ही आवश्यक होती है, वाइटामिन्स यानी कि विटामिन्स कहलाते हैं। इसका प्रॉपर जो प्रोनाउंसिएशन है वो है वाइटामिन्स, लेकिन इसको हम विटामिन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो विटामिन की खोज किसने की? तो हम देखेंगे विटामिन की खोज की फंक ने। और कब की? तो 1912 में। और विटामिन की खोज में 2 व्यक्तियों के नाम आते हैं, एक तो फंक और दूसरा नाम आता है वो है हॉपकिंस का। और इसका नोमेनक्लेचर किसने किया? तो इसका नोमेनक्लेचर किया वो है आपके फंक। तो हम देखेंगे विटामिन के बारे में। तो वे अकार्बनिक भोज्य पदार्थ जिनकी अल्प मात्रा ही शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होती है या लाभदायक होती है, वाइटामिन्स कहलाते हैं। हमने कैसे विटामिन को डिफाइन किया था कि जिनकी अल्प मात्रा ही, ये क्या है? अकार्बनिक पदार्थ यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये कौन से भोज्य पदार्थ हैं? तो वो अकार्बनिक भोज्य पदार्थ जिनकी अल्प मात्रा ही शरीर की वृद्धि और विकास के लिए लाभदायक होती है या आवश्यक होती है, वाइटामिन्स कहलाते हैं। और वाइटामिन्स की खोज किसने की? तो इसकी खोज में डिस्कवरी में नाम आएगा फंक का, और पहला नाम आएगा फंक का, दूसरा नाम आएगा हॉपकिंस का। तो विटामिन की खोज किसने की? फंक ने। और दूसरा नाम किसका आता है खोज में? हॉपकिंस का। और इसका जो नोमेनक्लेचर है, इसका जो नोमेनक्लेचर है वो फंक ने किया। विटामिन की कमी से अभाव रोग हो जाते हैं। तो विटामिन की कमी से डेफिशिएंसी डिजीज। तो विटामिन की कमी से डेफिशिएंसी डिजीज हो जाती है। तो हमने देखा वो अकार्बनिक भोज्य पदार्थ जिनकी अल्प मात्रा ही शरीर की वृद्धि और विकास के लिए यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होती है, तो वो विटामिन कहलाते हैं। और विटामिन की खोज में 2 व्यक्तियों के नाम आते हैं। पहला आता है फंक का, कादिमिर फंक, जिन्होंने 1912 में विटामिन की खोज की। और दूसरा नाम आता है इसकी खोज में हॉपकिंस का। और इसका नोमेनक्लेचर आ जाए तो नोमेनक्लेचर इसका फंक ने किया है। फिर हमने देखा कि विटामिन की कमी से क्या होता है? तो विटामिन की कमी से अभाव रोग यानी कि डेफिशिएंसी डिजीज हो जाती है। फिर हम इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एनसीईआरटी में से उठाए हुए हैं वो देखेंगे कि विटामिन का संश्लेषण जंतु शरीर में नहीं होता, यानी कि इसका जो सिंथेसिस है ये एनिमल बॉडी में नहीं होता, यानी मनुष्य शरीर में भी नहीं होता। तो विटामिन से शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको। और विटामिन का हमारे शरीर में पाचन भी नहीं होता है। तो शरीर के अलग अलग फंक्शंस को नेक्स्ट देखेंगे हम। शरीर के अलग अलग फंक्शंस को सही तरीके से चलाने के लिए कुल 13 विटामिन्स की आवश्यकता होती है। तो शरीर के अलग अलग फंक्शंस को सही तरीके से चलाने के लिए कुल 13 विटामिन्स की आवश्यकता होती है। और अब तक कुल 15 विटामिन की खोज हो चुकी है। तो शरीर के दोनों बातें ध्यान रखनी है। शरीर के अलग अलग फंक्शंस को सही तरीके से चलाने के लिए कुल 13 विटामिन की आवश्यकता होती है। और अब तक कुल खोजे गए विटामिन की कुल संख्या है वो 15 है। फिर हम देखेंगे कि विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, यानी कि एंटीबायोटिक पावर है वो कौन बढ़ाते हैं? विटामिन बढ़ाते हैं। और सुरक्षात्मक पोषक अवयव है, या तो इनको कह दो सुरक्षात्मक या कह दो रक्षात्मक। ये सुरक्षात्मक या रक्षात्मक पोषक अवयव हैं और ये शरीर की एंटीबायोटिक पावर को बढ़ाते हैं।
ये शरीर की एंटीबायोटिक पावर को बढ़ाते हैं, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और ये सुरक्षात्मक पोषक अवयव या रक्षात्मक पोषक अवयव होते हैं। तो विटामिन का संश्लेषण जंतु शरीर में नहीं होता है, इनसे ऊर्जा नहीं मिलती है, इनका पाचन भी नहीं होता है। शरीर के अलग अलग फंक्शंस को सही तरीके से चलाने के लिए कुल 13 विटामिन की आवश्यकता होती है और अब तक खोजे गए कुल विटामिन की संख्या 15 है। फिर हमने देखा विटामिन एंटीबायोटिक पावर को बढ़ाते हैं और विटामिन सुरक्षात्मक पोषक अवयव है। सुरक्षात्मक या रक्षात्मक पोषक अवयव कौन है? तो वो विटामिन है। फिर हम देखेंगे कि विटामिन उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं। तो क्या? मेटाबॉलिक रेगुलेटर। जब क्लास खत्म होगी तो मैं आपको ये सारी स्लाइड एक बार दिखा दूंगा, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो विटामिन उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं, यानी कि ये मेटाबॉलिक रेगुलेटर है, उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं, तो ये उपापचयी नियंत्रक कहलाते हैं। ये उपापचयी नियंत्रक कहलाते हैं क्योंकि ये उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं। और ये उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण क्यों करते हैं, कैसे करते हैं? तो ये एंजाइम्स की सहायता करते हैं। क्योंकि ये एंजाइम्स की सहायता करते हैं और इस प्रकार ये उपापचयी क्रियाओं, एंजाइम क्या करते हैं? ये मेटाबॉलिक रेगुलेटर होते हैं और उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं। और जो विटामिन है ये एंजाइम्स की सहायता करते हैं और उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं, तो इन्हें भी मेटाबॉलिक रेगुलेटर कहा जाता है। और जैसे आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में, तो किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा पोषक पदार्थ है जो उपापचयी नियंत्रक है या मेटाबॉलिक रेगुलेटर है, या उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण निम्न में से कौन सा पोषक पदार्थ करता है? आपके ऑप्शन में आ जाएंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और आपका जो ऑप्शन है वो विटामिन्स। तो आपका आंसर होगा विटामिन्स। इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये क्या है? उपापचयी नियंत्रक यानी कि मेटाबॉलिक रेगुलेटर है। फिर शरीर की नियमित और वृद्धि के लिए और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए विटामिन्स की आवश्यकता होती है। शरीर की जो कंटिन्यूअस ग्रोथ है उसके लिए विटामिन्स की आवश्यकता होती है और शरीर को हेल्दी बनाए रखने के लिए भी विटामिन्स की हमें आवश्यकता होती है। अब हम देखेंगे कौन कौन से विटामिन हैं जो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। तो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है ए और सी और ई। ये जो 3 विटामिन हैं ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। इसको विशेष रूप से स्टार लगाकर याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट एंटीऑक्सीडेंट विटामिन? आपके ऑप्शन है ए, बी, सी, ई। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। विटामिन बी या बी कॉम्प्लेक्स जो है वो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन नहीं है। तो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन कौन से हैं? ए, सी और ई। जो हाँ आपका ए रेटिनोल, ये हो जाएगा आपका एस्कॉर्बिक एसिड और ये हो जाएगा आपका टोकोफेरोल। जब अभी हम जब इनकी स्टडी करेंगे तो इनको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इनके नाम ध्यान रखने, कौन सा एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है और कौन सा एंटीऑक्सीडेंट विटामिन नहीं है। तो ये 3 एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। इनके अलावा अगर कोई भी विटामिन आ जाए तो वो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन नहीं है। फिर हम विटामिन को 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। एक तो जो जल में विलीय है और एक जो वसा में विलीय है। जल में विलीय है मतलब वाटर सोल्यूबल, ये होंगे वाटर सोल्यूबल, और ये होंगे लिपिड सोल्यूबल। जो जल में विलीय होंगे वो वसा में विलीय नहीं होंगे और जो वसा में विलीय होंगे वो जल में विलीय नहीं हो सकते। तो हम विटामिन को 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। एक होता है पहला जल में विलीय और सेकंड भाग है वसा में विलीय। तो जल में विलीय विटामिन कौन कौन से हैं? तो बी,
और सी, ये दो विटामिन है, पूरा बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी जो जल में विलेय है, जल में विलेय विटामिन है बी और सी। इनके अलावा जो भी विटामिन है वो जल में विलेय नहीं है, मतलब वो वसा में विलेय है। तो यहाँ हो जाएंगे ए, डी, ई और के। ये जो विटामिन है ये वसा में विलेय होते हैं, और जो वसा में विलेय है वो जल में विलेय नहीं होंगे, और जो जल में विलेय है वो वसा में विलेय हो ही नहीं सकते। तो इसकी ट्रिक याद रख लेते हैं, बी सी यानी कि भैंस। ये भैंस है जो कहाँ गई, भैंस गई पानी में, मतलब गई भैंस पानी में। कैसे याद रखेंगे इनको, बी सी यानी कि भैंस, तो भैंस कहाँ गई, पानी में, मतलब गई भैंस पानी में। तो याद रखने की जरूरत है ही नहीं, गई भैंस पानी में, यानी कि बी और सी पानी में विलेय, यानी कि जल में विलेय विटामिन कौन से हैं, बी और सी। और इनके अलावा जितने भी विटामिन है वो वसा में विलेय है, जल में विलेय नहीं है। तो कैसे याद रखेंगे, विटामिन को दो भागों में बांटेंगे, पहला जल में विलेय, दूसरा वसा में विलेय। जो जल में विलेय होंगे वो वसा में विलेय नहीं होंगे, और जो वसा में विलेय है वो जल में विलेय नहीं होंगे। तो जल में विलेय कौन कौन से, बी और सी, गई भैंस पानी में। इस ट्रिक से हम याद रख लेंगे, बाकी जो बचे वो लिपिड सोल्यूबल है। फिर हम एक एक करके सबको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो विटामिन ए के बारे में हम पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम अगर पूछा जाए तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है, केमिकल नेम, तो इसका केमिकल नेम हो जाएगा रेटिनॉल। इनके केमिकल नेम ध्यान रखने हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका अन्य नाम जो है उसको कहते हैं संक्रमण रोधी विटामिन। संक्रमण रोधी विटामिन। जिन जिन भी विटामिन के अन्य नाम हैं उनके अन्य नाम भी हम ध्यान रखेंगे। तो विशेष रूप से इनका सारे जितने भी विटामिन है उनका रासायनिक नाम हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन रासायनिक नाम से पूछे जाते हैं। और फिर हम इनके सोर्स भी ध्यान रखेंगे। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, और इसका अन्य नाम है संक्रमण रोधी विटामिन। फिर हम इसके सोर्स देखेंगे कि विटामिन ए की प्राप्ति कहाँ कहाँ से हो सकती है। तो विटामिन ए की प्राप्ति के लिए हरी पत्तीदार सब्जियां, हरी सब्जियां, गाजर है, पालक है और दूध। तो विटामिन ए की प्राप्ति के लिए इसके जो मेन सोर्स है वो है हरी सब्जियां, गाजर, पालक, दूध और पपीता। पपीता भी इसका एक अच्छा सोर्स है, पपाया। तो ध्यान रखेंगे। विटामिन ए के सोर्स में ध्यान रखेंगे गाजर, पपीता और हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक है, और ये जो है दूध, ये भी विटामिन ए का सोर्स है। फिर गोल्डन राइस यानी कि सुनहरा चावल, सुनहरा चावल। तो गोल्डन राइस भी विटामिन ए का अच्छा सोर्स है। तो इसके सोर्स में मेन सोर्स ध्यान रखेंगे हरी सब्जियां, गाजर, पालक, दूध, पपीता और सुनहरा चावल यानी कि गोल्डन राइस। गोल्डन राइस, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, गोल्डन राइस निम्न में से किस विटामिन का मुख्य स्रोत है। तो हमें लगाना है आंसर ए यानी कि विटामिन ए। विटामिन ए का अच्छा सोर्स क्या है, सुनहरा चावल, यानी कि गोल्डन राइस किस विटामिन का अच्छा सोर्स है, तो वो है विटामिन ए। फिर हम देखेंगे विटामिन ए आंखों को स्वस्थ रखने तथा त्वचा को यानी कि स्किन को संक्रमण से बचाने में सहायक है। तो विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या है, तो ये त्वचा को संक्रमण से बचाने में और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। फिर जो है हम इसकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में देखते हैं। तो ये पहला रोग देखेंगे हम, रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, इसमें क्या होता है, व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता है। रात में तो वैसे भी किसी को नहीं दिखाई देता है, फिर ये
ये इसका मतलब ये रात में यानी कि हल्के प्रकाश में दिखाई नहीं देना। रात में तो वैसे भी किसी को नहीं दिखाई देता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। और इसमें रतौंधी में नाइट ब्लाइंडनेस में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। तो ये नाइट ब्लाइंडनेस है यानी कि हल्के प्रकाश में कम दिखाई देना। हल्के प्रकाश में कम दिखाई देना या नहीं दिखाई देना। हल्के प्रकाश में इसमें कम दिखाई देता है। ये है रतौंधी यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। तो हमने देखा विटामिन ए का केमिकल नेम हमने देखा रेटिनोल है, और इसका जो अन्य नाम यानी कि अदर नेम है वो है संक्रमण रोधी विटामिन। और इसके मुख्य सोर्स में हमने देखा गाजर है, पालक है, पपीता है, दूध है और हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। फिर हमने देखा कि गोल्डन राइस भी विटामिन ए का अच्छा सोर्स है। और फिर विटामिन ए क्या काम करता है, तो आंखों को स्वस्थ रखने और त्वचा को संक्रमण से बचाने में ये सहायक होता है। और ये फिर हमने इसकी कमी से होने वाला रोग देखा रतौंधी। रतौंधी क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस है जिसमें हल्के प्रकाश में व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। इसकी कमी से होने वाले अन्य रोगों में आता है एक जीरोप्थेलेमिया। जीरोप्थेलेमिया में क्या होता है कि आंखों में शुष्कपन। ये क्या है, यह है आंखों का शुष्कपन। आंखों का शुष्कपन, इसमें क्या होती है आइज ड्राई आइज जिसे कहते हैं, तो वो है जीरोप्थेलेमिया। अब ये है केरेटोमलेशिया। तो इसमें क्या होती है, इसमें आंखों में सूजन आ जाती है। तो केरेटोमलेशिया क्या है, आंखों में सूजन आ जाना, आंखों में सूजन। तो केरेटोमलेशिया में क्या होता है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। और केरेटोमलेशिया में आंखों में सूजन आ जाती है। और डर्मेटाइटिस, इसमें क्या होता है, त्वचा में संक्रमण हो जाता है, यानी कि स्किन जो है वो इफेक्टेड होती है, इसमें त्वचा में संक्रमण हो जाता है। तो हमने विटामिन ए देखा और ए का रासायनिक नाम देखा हमने रेटिनोल। और रेटिनोल के जो सोर्स हैं, रेटिनोल का अदर नेम है संक्रमण रोधी विटामिन। और इसका जो सोर्स है वो है गाजर, पालक, पपीता, हरी पत्तेदार सब्जियां और दूध। फिर हमने देखा कि इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो पहला हमने देखा रतौंधी में क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को हल्के प्रकाश में या रात में दिखाई नहीं देता है या बिल्कुल कम दिखाई देता है। फिर हमने देखा जीरोप्थेल्मिया। तो जीरोप्थेल्मिया में क्या होता है, इसमें आंखें ड्राई हो जाती है, यानी कि आंखों का शुष्कपन जो है वो जीरोप्थेल्मिया कहलाता है। फिर हमने देखा डर्मेटाइटिस। तो डर्मेटाइटिस में क्या होता है, त्वचा में संक्रमण हो जाता है। जीरोप्थेल्मिया में क्या होता है, आंखों का शुष्कपन। और डर्मेटाइटिस में क्या होता है, त्वचा में संक्रमण। और ये एक जो है केरेटोमलेशिया, इसमें क्या होता है, आंखों में स्वेलन हो जाती है। फिर हम नेक्स्ट विटामिन देखते हैं। ए के बाद विटामिन आता है बी, लेकिन बी बड़ा विटामिन है, उसका हम सारा पूरा बी विटामिन जो है पूरा बी कॉम्प्लेक्स है, उसको हम लास्ट में देखेंगे। इससे पहले हम पूरे विटामिन सी, डी, ई और के को देख लेते हैं, फिर विटामिन बी को लास्ट में डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे विटामिन सी। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कोर्बिक एसिड। एस्कोर्बिक एसिड ये इसका केमिकल नेम है। और जो इसके सोर्स हैं, ये इसके सोर्स में विटामिन सी के सोर्स में आते हैं, जैसे खट्टे फल, जैसे नींबू है, संतरा है, तो ये इसके सोर्स हो जाएंगे। नींबू, संतरा, तो नींबू, संतरा ये, और जो खट्टे फल होते हैं एक्सेट्रा, तो ये विटामिन सी के सोर्स होते हैं। और भारतीयों में इसका अच्छा सोर्स होती है लाल मिर्च। लाल मिर्च भारतीयों में विटामिन सी का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। तो खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी जो है इसका रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नेम जो है वो है एस्कोर्बिक एसिड है। और विटामिन, जैसे हमने देखा था, विटामिन ए दूध में पाया जाता है। अक्सर लगभग सारे विटामिन जो है वो दूध में पाए जाते हैं, लेकिन विटामिन सी एकमात्र ऐसा है जो दूध में नहीं पाया जाता है। हम देखेंगे
कि विटामिन सी की प्रतिदिन सर्वाधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। तो ये क्यों होती है, प्रतिदिन आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि विटामिन सी का संग्रहण या संचय हमारे शरीर में नहीं होता है। विटामिन की अतिरिक्त मात्रा पेशाब के द्वारा या यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। तो हम देखेंगे क्यों विटामिन सी की प्रतिदिन सर्वाधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसका संग्रहण हमारे शरीर में नहीं होता, या इसका स्टोरेज जो है हमारे शरीर में नहीं होता, और इसकी अतिरिक्त मात्रा यूरिन के द्वारा त्याग दी जाती है। तो विटामिन सी की प्रतिदिन हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। क्यों होती है? प्रतिदिन क्यों होती है? क्योंकि विटामिन सी का स्टोरेज है जो हमारे शरीर में नहीं होता है, तो इसकी अतिरिक्त मात्रा यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। फिर हम देखेंगे विटामिन सी जो है वो घाव भरने में और शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, और अत्यधिक मात्रा में एल्कोहल का यानी कि शराब का सेवन करने से विटामिन सी की कमी हो जाती है। तो विटामिन हमारे शरीर की घाव भरने में सहायता करता है, और जो है शराबियों को विटामिन सी की कमी हो जाती है, क्योंकि विटामिन सी की अतिरिक्त मात्रा यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। फिर हम देखेंगे विटामिन सी का कोई जंतु स्रोत विद्यमान नहीं होता। विटामिन सी का कोई भी एनिमल सोर्स नहीं होता है, और विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। जब मैंने इसके सोर्स बताए थे तो ये बात बताई थी कि इसके जो सोर्स है वो खट्टे फल है, जैसे नींबू है, संतरा है, और भारतीयों में इसका एक अच्छा स्रोत है लाल मिर्च। तो विटामिन सी हमने पढ़ा एस्कोर्बिक एसिड इसका केमिकल नेम है, और इसके सोर्स में हमने देखा नींबू, संतरा, खट्टे फल, लाल मिर्च, तो ये इसके सोर्स है। फिर हमने देखा विटामिन सी की प्रतिदिन सर्वाधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, क्योंकि इसका स्टोरेज हमारे शरीर में नहीं होता, अतिरिक्त मात्रा यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। फिर हमने देखा विटामिन सी घाव भरने में और शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, और एल्कोहल का सेवन करने से विटामिन सी की कमी हो जाती है। विटामिन सी का कोई जंतु स्रोत विद्यमान नहीं है, और विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। आगे देखते हैं हम भोजन पकाते समय ये क्वेश्चन पूछा गया है, भोजन पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन नष्ट होता है? तो सर्वाधिक मात्रा में भोजन पकाते समय विटामिन सी नष्ट हो जाता है। और फिर हम देखेंगे कि मानव वीर्य में कौन सा विटामिन पाया जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मानव वीर्य में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी मानव वीर्य में यानी कि सीमन में सीमन में विटामिन सी पाया जाता है। तो ये विटामिन सी भोजन पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी, और जो सीमन में विटामिन पाया जाता है वो है विटामिन सी। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जिसे हम नाविक रोग भी कहते हैं, या इसे सेलर डिजीज भी इसे हम कहते हैं। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसमें क्या होता है स्कर्वी रोग में इसके लक्षण पायरिया से मिलते जुलते हुए होते हैं। इसमें क्या होता है, मसूड़ों से खून आने लगता है और दांत कमजोर हो जाते हैं, जैसे जो मसूड़े हैं वो कमजोर हो जाते हैं और यहाँ से खून आने लगता है। तो इसके
उपचार के लिए क्या किया जाना चाहिए, खट्टे फलों का अधिक मात्रा में सेवन किया जाना चाहिए, जैसे नींबू है, संतरा है, इनका अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। ये रोग सबसे पहले जो समुद्र किनारे जो मछुआरे रहते हैं, नाविक रहते हैं, उनमें देखा गया था, इसलिए इसको नाविक रोग भी कहा जाता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी या नाविक रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम हमने देखा एस्कोर्बिक एसिड, और इसके सोर्स खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, नारंगी वगैरह जो भी है। फिर भोजन पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी नष्ट होता है, मानव वीर्य में विटामिन सी पाया जाता है। तो ये विटामिन सी पूरा हुआ। आगे देखते हैं विटामिन डी। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरोल। तो इसकी छोटी सी ट्रिक मैंने जिस प्रकार याद रख रखे हैं वो बताता हूं। डी का, इसकी ट्रिक क्या है, डी का, डी से तो विटामिन डी और का से कैल्सीफेरोल। ये ध्यान रखना है, ये अपनी ट्रिक है। तो विटामिन डी की ट्रिक क्या है, डी का यानी कि डी, विटामिन डी, और इसका रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम सभी के ध्यान रखने, इसका नाम है कैल्सीफेरोल, और इसको अन्य नाम क्या है, सनलाइट विटामिन भी कहते हैं, सनलाइट विटामिन यानी कि धूप का विटामिन, धूप का विटामिन। विटामिन डी को धूप का विटामिन भी कहा जाता है। तो इसके स्रोत में देखेंगे हम, मेन तो धूप ही है, सनलाइट। विटामिन डी किससे प्राप्त होता है, धूप से प्राप्त होता है, और धूप से प्राप्त होने वाला विटामिन का नाम पूछा जाए, अन्य नाम में क्या आएगा, सनलाइट विटामिन, यानी कि धूप का विटामिन कौन सा है, तो विटामिन डी को धूप का विटामिन यानी कि सनलाइट विटामिन कहा जाता है, और ये दूध में भी पाया जाता है। तो विटामिन डी, तो विटामिन डी के सोर्स में हमने देखा, एक तो धूप है, एक दूध है, और इसके अन्य स्रोत अगर देखें हम तो पत्तेदार सब्जियां भी है, हरी पत्तेदार सब्जियां, और दूध से बनने वाले अन्य व्यंजन जैसे पनीर है, दही है, मावा है, मिठाइयाँ हैं। तो इनसे क्या प्राप्त होता है, विटामिन डी प्राप्त होता है। तो विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम देखा हमने कैल्सीफेरोल, अन्य नाम सनलाइट विटामिन यानी कि धूप का विटामिन, और इसकी मैंने अपनी वाली ट्रिक बताई जो सिर्फ मैंने बनाई है और अपने याद रखने के लिए बनाई है, यानी कि डी का, यानी डी से बनता है विटामिन डी और का से बनता है कैल्सीफेरोल। तो डी का हम 4-5 बार इस शब्द को बोलेंगे तो आसानी से याद रह जाएगा, डी का, डी यानी तो विटामिन डी और का से कैल्सीफेरोल, और इसको सनलाइट विटामिन कहते हैं। इसके सोर्स हमने देखे दूध, धूप, और जो दूध से बनने वाले व्यंजन है जैसे मावा है, पनीर है, दही है, और मिठाइयाँ हैं, और इसका कोई पादप स्रोत विद्यमान नहीं होता। हमने देखा था विटामिन सी का कोई जंतु स्रोत विद्यमान नहीं होता, उसी प्रकार विटामिन डी का कोई पादप स्रोत विद्यमान नहीं होता। फिर हम देखेंगे विटामिन डी जो है वो हार्मोन के समान कार्य करता है, क्योंकि यह आंतों से कैल्शियम को अवशोषित कर हड्डियों पर जमा करता है। तो हार्मोन का क्या कार्य होता है, हड्डियों को मजबूत बनाना या जो भी पदार्थ होते हैं उनका सिक्रेशन करना। तो ये हमारी आंतों से कैल्शियम का अवशोषण करके हड्डियों पर जमा करता है, तो ये हार्मोन के समान कार्य करता है। कौन, विटामिन डी। तो हार्मोन के समान कार्य करने वाला विटामिन का अगर आपसे नाम पूछा जाए तो क्या बताना है, विटामिन डी, जिसका नाम क्या है, डी का यानी कि कैल्सीफेरोल। और कैल्सीफेरोल का अन्य नाम पूछा जाए, अदर नेम, तो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो रे है जब हमारी स्किन पर टच होती है तो इससे हमें विटामिन डी मिलता है। तो हमने देखा सनलाइट विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन डी को, और इसका कोई पादप स्रोत विद्यमान नहीं होता। इसी प्रकार जब हमने विटामिन सी पढ़ा था तो हमने देखा था विटामिन सी का कोई जंतु स्रोत विद्यमान नहीं है। और विटामिन जो डी है वो हार्मोन के समान कार्य करता है, क्योंकि यह हमारी आंतों से कैल्शियम का अवशोषण करके हड्डियों पर जमा करता है। अब हम पढ़ेंगे विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग।
तो डी की कमी से होने वाले रोगों में हम देखेंगे रिकेट्स या सूखा रोग यानी कि ड्राई डिजीज। ड्राई डिजीज में क्या होता है, ये बच्चों में होने वाला रोग है, बच्चों में होने वाला रोग है। इसमें क्या होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है और ऐसे मुड़ने लगती है। तो रिकेट्स या सूखा रोग ये बच्चों में होता है विटामिन डी की कमी से, तो इसको बच्चों में रिकेट्स या सूखा रोग कहते हैं। अगर यही रोग वयस्क में हो तो उसको ओस्टियोमलेशिया कहते हैं। देखते हैं हम ओस्टियोमलेशिया। अगर रिकेट्स रोग बच्चों में, अगर हड्डियों में कमजोर टेढ़ापन आए बच्चों में तो उसको हम कहेंगे रिकेट्स, और यही रोग अगर वयस्क में हो तो हम उसको कहेंगे ओस्टियोमलेशिया। ये ओस्टियो और ये मलेशिया दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ओस्टियो प्लस मलेशिया, ये आपके सिलेबस का थर्ड मेजर टॉपिक भी है। कौन सा, विटामिन, इसलिए इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आपके सेकंड जो टॉपिक है, आपके सिलेबस का सेकंड मेजर टॉपिक है, उसका लास्ट पार्ट भी है और आपके सिलेबस का थर्ड टॉपिक भी यही है, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, बने रहिए। तो ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियो यानी क्या होता है, ओस्टियो यानी होता है हड्डियां, लग रहा है ना नाम से ही ओस्टियो। और मलेशिया, ये मलेशिया वैसे तो देश का नाम भी है, पर मलेशिया इसका नाम, इसका मतलब होता है टेढ़ापन, मान लो हड्डियों में टेढ़ापन, तो इसको ओस्टियोमलेशिया कहा जाता है। और इससे क्या होता है, दांतों में, दांतों की वृद्धि में भी रुकावट हो जाती है। तो विटामिन डी, विटामिन डी का हमने रासायनिक नाम देखा, जिसकी ट्रिक देखी डी का यानी कि कैल्सीफेरोल। इसका अन्य नाम देखा यानी कि धूप का विटामिन यानी कि सनलाइट विटामिन। इसके सोर्स देखें, सोर्स में हमने देखा सूर्य से आने वाली जो लाइट है यानी कि सनलाइट, तो धूप इसका सोर्स है, दूध इसका सोर्स है, और दूध से बनने वाले अन्य व्यंजन जैसे पनीर है, मावा है, मिठाई है, दही है, ये इसके सोर्स हैं, किसके, विटामिन डी के। और विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग हमने देखे। तो पहला देखा रिकेट्स, रिकेट्स या सूखा रोग, ये होता है बच्चों में। इसमें क्या होता है, हड्डियां कमजोर होकर टेढ़ी हो जाती है। और अगर यही वयस्क में हो यानी कि एडल्ट, वीडियो को पॉज करके आप अपने नोट्स बनाते रहिएगा। और इसको ओस्टियोमलेशिया कहते हैं। ओस्टियो का अर्थ हड्डियों से लिया जाता है और मलेशिया का अर्थ टेढ़ापन से लिया जाता है। तो हड्डियों में टेढ़ापन अगर वयस्कों में देखा जाए तो इसको ओस्टियोमलेशिया कहते हैं। और दांतों की वृद्धि भी इसमें रुक जाती है, इसमें जो ग्रोथ ऑफ टीथ है वो भी काफ़ी मात्रा में इफेक्टेड होती है विटामिन डी की कमी से। अब हम विटामिन ई के बारे में पढ़ेंगे। तो विटामिन ई, विटामिन ई का जो केमिकल नेम है यानी कि रासायनिक नाम है तो वो है टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। हर एक विटामिन के रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नेम हमें विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार मैंने विटामिन डी की ट्रिक बताई थी, इसी प्रकार अपनी ट्रिक देखो। ई टा, हम एक शब्द याद रखेंगे, ई टा। ई से तो विटामिन ई और टा से टोकोफेरोल। टोकोफेरोल, तो एक शब्द याद रखेंगे ई टा, जैसे वहां रखा था हमने डी का, यहां रखेंगे ई टा। तो ये ई से तो विटामिन ई और टा से क्या बन गया, टोकोफेरोल। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो गया, टोकोफेरोल। ये विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। विटामिन ई इसको कहेंगे टोकोफेरोल। और जो विटामिन ई है इसका अन्य नाम भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसका अन्य नाम है ब्यूटी वाइटामिन्स, यानी कि सुंदरता का विटामिन। सुंदरता का विटामिन। तो विटामिन ई को क्या कहते हैं, विटामिन ई को कहते हैं सुंदरता का विटामिन। सुंदरता का विटामिन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये त्वचा से जो झुर्रियां होती है उनको, जो काले निशान होते हैं, धब्बे होते हैं, उनको जो चकते होते हैं उनको रिमूव करता है और त्वचा को आकर्षक सुंदर बनाता है। इसलिए इसको सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। किसे, विटामिन ए को, जिसका रासायनिक नाम हमने देखा ई टा, यानी कि इसकी ट्रिक है ई टा, यानी ई से क्या बनता है, विटामिन ई, और टा से बनता है टोकोफेरोल। और इसका अन्य नाम है सुंदरता का विटामिन। और सुंदरता का विटामिन क्यों कहा वो मैंने बताया, क्योंकि यह त्वचा से झुर्रियों को, काले धब्बों को, चकतों को, निशान को
हटाता है और त्वचा को सुंदर आकर्षक बनाता है, इसलिए इसको सुंदरता का विटामिन कहा। अब इसके हम सोर्स देखेंगे। तो विटामिन ई का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका मुख्य स्रोत है अंकुरित अनाज, जैसे गेहूं है, मक्का है, जो भी है अंकुरित अनाज इसके मुख्य स्रोत होते हैं। किसके? विटामिन ई के। तो इसके मुख्य स्रोत देखेंगे, अंकुरित अनाज, दूध, अंडा और मछली। सुंदर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो विटामिन ई सुंदरता का विटामिन है और इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज के अलावा दूध पिया करो, जिसके बाद अंडा, मछली ये खाओ। तो आपकी इच्छा नहीं खाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी आप सुंदर बन सकते हो। सुंदर बनने के लिए इनको खाना ही जरूरी नहीं है, लेकिन ये इनके सोर्स है, इसलिए हमें डिस्कस करनी चाहिए। फिर विटामिन ई में सेलेनियम तत्व पाया जाता है। अब इसका एक और रीजन, ये ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट वाले में अगर लाइन आ जाए, आपको स्टेटमेंट दिया जाए कि कौन से विटामिन में सेलेनियम तत्व पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा विटामिन ई में सेलेनियम तत्व पाया जाता है। और क्या करता है? ये त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है। विटामिन ई में सेलेनियम तत्व होता है जो त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है। और विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसमें होता है जनन क्षमता में कमी आना। जनन क्षमता में कमी आना। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आना यानी कि भांजपन हो सकता है, यानी कि इनफर्टिलिटी। यानी कि बांझपन, यानी कि जनन क्षमता में कमी आना। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। और अगर इसकी अधिक मात्रा में ही कमी हो जाए, यानी कि बिल्कुल विटामिन ई का लेवल कम हो जाए, तो इससे पक्षाघात, यानी कि ये जो है पैरालाइसिस भी हो सकता है। विटामिन ई की अगर सामान्य कमी हो तो उससे जनन क्षमता में कमी आती है, जिसे इनफर्टिलिटी कहते हैं, और बांझपन होता है। और अगर अत्यधिक मात्रा में कमी हो जाए तो इससे पैरालाइसिस भी हो सकता है। तो विटामिन ई देखा हमने, जिसका रासायनिक नाम है, मैंने ट्रिक बताई, ई टा, यानी ई से बनता है विटामिन ई और टा से बनता है टोकोफेरोल, तो ई टा। और इसका अन्य नाम देखा, अन्य नाम में हमने देखा इसका अन्य नाम है सुंदरता का विटामिन, ब्यूटी विटामिन। और सुंदरता का विटामिन क्यों कहा? क्योंकि ये त्वचा से दाग धब्बों को हटाता है और त्वचा को सुंदर आकर्षक बनाता है। फिर हमने देखा विटामिन ई में सेलेनियम तत्व पाया जाता है जो त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में हेल्पफुल होता है, सहायक होता है। फिर हमने इसके सोर्स देखे। सोर्स में हमने देखे इसका जो मुख्य स्रोत है वो है अंकुरित अनाज, जैसे गेहूं, मक्का वगैरह। फिर हमने देखा दूध, अंडा, मछली भी इसके अन्य स्रोत में आते हैं। फिर हमने देखा इसकी कमी से होने वाले रोग, तो इनफर्टिलिटी इसकी कमी से होने वाला मुख्य रोग है। और अत्यधिक मात्रा में अगर कमी हो जाए तो इससे जो है पैरालाइसिस भी हो सकता है। तो ये हमने पूरा विटामिन ई देखा। अब हम देखेंगे आगे विटामिन के। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम है नेप्टोक्विनोन। नेप्टोक्विनोन या फिलोक्विनोन भी इसे कहा जाता है। नेप्टोक्विनोन या फिलोक्विनोन भी इसे कहा जाता है। तो विटामिन के, इसका रासायनिक नाम कैसे याद रखेंगे? जैसे हमने डी का याद रखा था, डी से तो बनता है विटामिन डी और का से बनता है कैल्सीफेरोल। ई का याद रखा था ई से बनता है विटामिन ई और टा से बनता था टोकोफेरोल। फिर अब हम विटामिन के का कैसे याद रखेंगे? तो नेप्टोक्विनोन, यहाँ क्या आ रहा है? के, नेप्टोक्विनोन, तो यहाँ के आ रहा है, इसलिए ये विटामिन के का केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है। यहाँ भी क्या आ रहा है? क्वी आ रहा है, यानी कि के आ रहा है। तो विटामिन के कैसे पहचानेंगे कि ये विटामिन के का रासायनिक नाम है? तो नेप्टोक्विनोन और फिलोक्विनोन, तो जहां भी के दिखे वहां
विटामिन के का ये रासायनिक नाम हो जाएगा जहां भी क्वी दिखे। तो ये हमें इसका रासायनिक नाम याद रखेंगे। फिर अगर इसका अन्य नाम पूछा जाए तो इसको कहते हैं इंटेस्टाइन विटामिन, इंटेस्टाइन विटामिन, यानी कि आंतों का विटामिन, क्योंकि ये इसका सिंथेसिस जो होता है वो आंतों में होता है। तो इसको क्या कहते हैं? आंतों का विटामिन। तो इसके जो मुख्य स्रोत हैं वो है हरी पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन और टमाटर। टमाटर पर स्टार लगाना एक बार पूछा भी गया है। तो विटामिन के मुख्य स्रोत में क्या आएगा? हरी पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन और टमाटर इसका मुख्य स्रोत है। फिर हम देखेंगे कि विटामिन के का सिंथेसिस कहाँ होता है। तो हमारी आंतों में पाए जाने वाले एंट अमीबाई कोलाई जीवाणु, इस जीवाणु का नाम भी ध्यान रखना, हमारी आंतों में पाया जाता है एंट अमीबाई कोलाई जीवाणु। तो इसके द्वारा विटामिन के का संश्लेषण हो जाता है। तो इसलिए विटामिन के को भोजन के साथ लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ये ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। तो एंट अमीबा इकोलाई जीवाणु कहाँ पाया जाता है? तो ये हमारी आंतों में पाया जाता है और ये क्या करता है? विटामिन के का संश्लेषण करता है। इसलिए विटामिन के को आंतों का विटामिन यानी कि इंटेस्टाइन विटामिन भी कहते हैं। और विटामिन के का संश्लेषण आंतों में हो जाता है, तो इससे बाहर से लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। और विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनना रोग होता है, यानी कि रक्त का थक्का नहीं बनना, यानी कि इसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है किसमें? विटामिन के की अगर कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं बनता है या बनने में बहुत देर लगती है। और अगर इसकी अत्यधिक मात्रा में कमी हो जाए तो इससे ब्रेन हेमरेज हो सकता है, ब्रेन हेमरेज या हेमरेज हो जाता है। तो विटामिन के की अत्यधिक कमी से हेमरेज हो जाता है और सामान्य कमी से रक्त का थक्का नहीं बनना, जो हमने जेनेटिक डिजीज पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा था हीमोफीलिया, तो उसमें भी रक्त का थक्का नहीं बनता है और विटामिन के की कमी से भी रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो हमने पढ़ा विटामिन के, नेप्टोक्विनोन और फिलोक्विनोन इसका केमिकल नाम है। और इसका जो अन्य नाम है वो है इंटेस्टाइन विटामिन्स, यानी कि आंत्र का विटामिन। और फिर हमने इसके सोर्स देखे, हरी पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन और टमाटर इसके स्रोत हैं। फिर हमने देखा विटामिन के का संश्लेषण हमारी आंतों में पाए जाने वाले एंट अमीबाई ई कोलाई जीवाणु के द्वारा किया जाता है, इसलिए विटामिन के को बाहर से लेने की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है। फिर हमने इसकी कमी से रोग देखे, तो इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनना यानी कि हेमरेज भी हो सकता है। आगे हम देखेंगे, अब बी कॉम्प्लेक्स को हम पूरा पढ़ेंगे। तो अब हम बी कॉम्प्लेक्स को पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। ये बड़ा है, पूरा कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर ये B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12 इतने विटामिन आते हैं, इसलिए मैंने बी को लास्ट में लिया। वैसे इनको ABCD नाम क्यों दिए गए, कभी आपने सोचा है? इनको नाम इसलिए दिए गए हैं क्योंकि ये जिस सीक्वेंस में खोजे गए उस सीक्वेंस में इनको नाम दिया गया। सबसे पहले विटामिन ए की खोज हुई, इसलिए उसको ए नाम दिया। जिसके बाद बी की खोज हुई, जिसके बाद जिस विटामिन की खोज हुई उसको बी नाम दे दिया। जिसके बाद जिस विटामिन की खोज हुई उसको सी नाम दे दिया। तो हम इसको पूरा डिटेल में देखेंगे। बी कॉम्प्लेक्स, तो बी कॉम्प्लेक्स तो विटामिन बी के मुख्य स्रोत भी देखेंगे और इसके जो ये है पूरे इनको भी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। इनके रासायनिक नाम देखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और इनकी कमी से क्या क्या हो सकता है वो भी हम देखेंगे। तो विटामिन B1, तो B1 का जो रासायनिक नाम है वो है थायमिन। और B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी।
आप सभी जानते हो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, लेकिन अक्सर लोगों को ये पता नहीं है कि बेरी बेरी में होता क्या है। बेरी बेरी तो जानते हैं कि विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि बेरी बेरी में होता क्या है। तो आज मैं बताता हूँ बेरी बेरी में क्या होता है। वैसे देखा जाए तो विशेष रूप से अगर देखा जाए तो बेरी बेरी दो प्रकार की होती है, वेट बेरी बेरी और एक ड्राई बेरी बेरी। तो वेट बेरी बेरी में क्या होता है, इसमें हार्ट संबंधी प्रॉब्लम होती है, यानी कि हृदय से संबंधित प्रॉब्लम होती है, जिसमें क्या होता है हृदय की धड़कनें बढ़ जाती है और इसमें हृदय प्रभावित होता है। और अगर ड्राई बेरी बेरी देखा जाए, इसमें क्या होता है, शरीर की मांसपेशियां कार्य करना बंद कर देती है, तो इसमें तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम काफी मात्रा में इफेक्टेड होता है। तो आज आपने देखा बेरी बेरी क्या होता है, बेरी बेरी में यह होता है कि शरीर की मांसपेशियां काम करना कम कर देती है, कार्य क्षमता कम हो जाती है और जो तंत्रिका तंत्र है वो प्रभावित होता है। और जो वेट बेरी बेरी यानी कि गीली बेरी बेरी और ड्राई बेरी बेरी यानी सूखी बेरी बेरी, तो गीली बेरी बेरी में हृदय संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। थायमिन, विटामिन बी1 का नाम है थायमिन और बी2 का है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन विटामिन बी2 का नाम है राइबोफ्लेविन और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो यह है किलोसिस यानी कि होठों का किनारों से फट जाना, किनारों से फटना। किलोसिस में क्या होता है, होठों का किनारों से फट जाना, ये किलोसिस के लक्षण होते हैं। तो बी1 का रासायनिक नाम हमने देखा थायमिन और इसकी कमी से होता है बेरी बेरी। फिर बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन और इसकी कमी से किलोसिस रोग होता है, यानी कि होठों का किनारों से फट जाना, इसमें इसके सिम्टम्स देखे जाते हैं। फिर हम देखेंगे विटामिन बी3। तो बी3 का रासायनिक नाम है नियासिन। बी3 का रासायनिक नाम क्या है, तो बी3 का रासायनिक नाम है नियासिन और इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से होता है पेलाग्रा। इसमें क्या होता है, अधिक लंबे समय तक यानी कि अधिक समय तक एक ही प्रकार की अनाज का सेवन करने से, वो चावल हो सकते हैं, वो मक्का हो सकती है, वो एक ही प्रकार की दाल हो सकती है, तो एक ही प्रकार के अनाज का लंबे समय तक सेवन करने से पेलाग्रा रोग हो जाता है। और पेलाग्रा रोग को 4D रोग कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, 4D डिजीज। अब इसको हम ध्यान रखेंगे 4D यानी क्या होता है, तो D1 2 3 एंड 4 यानी कि 4D क्या होता है, इसको हम थोड़ा देखेंगे। फर्स्ट डी का अर्थ होता है डिमेंशिया। सेकंड डी होता है डायरिया। थर्ड डी होता है ड्राइनेस और फोर्थ डी होता है डेथ। तो इसमें क्या होता है, पेलाग्रा रोग होता है, इसमें 4D रोग भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, डिमेंशिया, डायरिया, ड्राइनेस यानी कि सूखापन और मौत भी हो सकती है। तो 4D रोग कहते हैं इसको, पेलाग्रा को। और ये किसकी कमी से होता है, नियासिन यानी कि B3। अब हम B5 को देखेंगे, विटामिन B5। तो B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। और B5 की कमी से क्या होता है, बालों का असमय यानी कि कम उम्र में ही सफेद हो जाना, इसका लक्षण देखा जाता है। तो बालों का असमय सफेद होना, हाँ अभी उड़ना भी बताया जाएगा। तो
विटामिन B5 को क्या कहेंगे, पेंटोथेनिक एसिड, और इसकी कमी से बालों का असमय सफेद होना देखा जाता है। तो हमने देखा बी कॉम्प्लेक्स, तो बी कॉम्प्लेक्स में सर्वप्रथम हमने देखा B1, और B1 का रासायनिक नाम है थायमिन, और थायमिन की कमी से बेरी हो जाता है। फिर हमने देखा बेरी दो प्रकार का होता है, वेट एंड ड्राई। वेट में हार्ट संबंधी और ड्राई में नर्वस सिस्टम संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर हमने देखा विटामिन B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन, और राइबोफ्लेविन से हमने जो रोग देखा वो है किलोसिस। इसमें क्या होता है, होठों का किनारों से फट जाना। फिर हमने देखा विटामिन B3, ये है नियासिन। इसमें क्या, इससे कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा, जिसे हम 4D डिजीज भी कहते हैं, डिमेंशिया, डायरिया, ड्राइनेस एंड डेथ। इसके 4D जो है वो है। और फिर हमने देखा B5, यह है पेंटोथेनिक एसिड। इसमें क्या होता है, बालों का असमय यानी कि कम उम्र में ही बाल सफेद हो जाते हैं। क्यों होते हैं, पेंटोथेनिक एसिड की कमी से। फिर आगे हम देखते हैं B6। तो B6 का रासायनिक नाम देखेंगे, तो B6 से इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन, और B6 की कमी से रक्त की कमी हो जाती है, जिसे एनीमिया कहा जाता है। तो विटामिन B6, तो विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं। और विटामिन B7, तो B7 को कहते हैं बायोटीन। और विटामिन B7 को विटामिन HB कहा जाता है। यह बात भी विशेष रूप से ध्यान रखनी है, स्टार लगा के, नोट लगा के। तो विटामिन B7 को विटामिन H कहते हैं, और विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन, और इसकी कमी से क्या होता है, बालों का झड़ना। बालों का झड़ना कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B7 की कमी से बायोटीन, और इसका रासायनिक नाम हमने देखा बायोटीन, और इसकी कमी से बालों का झड़ना देखा जाता है। कम उम्र में ही बाल झड़ जाते हैं। एग्जाम्पल, कुछ कहने की जरूरत है क्या। फिर हम देखेंगे विटामिन B9, तो B9 को कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है फोलिक एसिड। इसकी कमी से भी क्या होता है, इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है, यानी कि शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, जिसे एनीमिया कहा जाता है। विटामिन B9 की कमी से, यानी कि फोलिक एसिड, और इसके लिए जो है फोल वाइट टेबलेट दी जाती है, जिसमें क्या होता है, इससे हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ जाता है, यानी कि एनीमिया को दूर किया जा सकता है। अगर फोलिक एसिड की कमी हो जाए तो मुंह में छाले जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। फिर हम देखेंगे विटामिन B12, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। तो ये इसका केमिकल नेम है विटामिन B12। तो विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन, और इसकी कमी से भी क्या होता है, एनीमिया हो जाता है, यानी कि रक्त की कमी आ जाना एनीमिया है। और साइनोकोबाल्मिन की कमी से विटामिन B12, और इसका रासायनिक नाम है B12। और इसमें अगर आपसे पूछा जाए कोबाल्ट धातु कौन से विटामिन में पाई जाती है, तो हम देखेंगे कि कोबाल्ट धातु विटामिन B12 में पाई जाती है। तो यहां मैं लिख देता हूं कोबाल्ट धातु। पूछा जाए कौन से विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। फिर हम देखेंगे विटामिन B12 में पाई जाने वाली धातु है कोबाल्ट। फिर ये आरबीसी के परिपक्वन में, यानी कि इसके डेवलपमेंट में सहायक होता है। क्या होता है, विटामिन B12 आरबीसी के परिपक्वन में सहायक होता है। फिर इसका कोई पादप स्रोत विद्यमान नहीं होता, जैसे हमने देखा था विटामिन सी का कोई जंतु स्रोत विद्यमान नहीं होता, इसी प्रकार विटामिन डी का कोई पादप स्रोत विद्यमान नहीं होता है। उसी प्रकार विटामिन B12 का भी कोई पादप स्रोत विद्यमान नहीं होता है। तो हमने पूरा बी कॉम्प्लेक्स देखा। तो इसके सोर्स देखेंगे हम पहले। तो विटामिन B12 के मुख्य स्रोत क्या है, तो इसके मुख्य स्रोत में आते हैं दूध, अंडा, मांस,
दूध, अंडा, मांस और मछली आदि। तो विटामिन B12 यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसके लिए इसके सोर्स अगर देखे जाएं तो ये दूध, अंडा, मांस और मछली से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में हमने देखा सबसे पहले विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम है थायमिन, B2 देखा राइबोफ्लेविन, B3 देखा नियासिन और फिर B5 देखा पेंटोथेनिक एसिड, फिर हमने देखा B6 यानी कि पायरिडॉक्सिन, फिर देखा B7 यानी कि बायोटिन, फिर देखा हमने B9 यानी कि फोलिक एसिड, फिर देखा हमने B12 यानी कि साइनोकोबाल्मिन। और साइनोकोबाल्मिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ये आरबीसी के परिपक्वन में सहायक होता है और इसका कोई पादप स्रोत विद्यमान नहीं होता। तो मैं इसको शॉर्टली बता देता हूं, विटामिन सी का कोई जंतु स्रोत विद्यमान नहीं है। विटामिन डी और विटामिन B12 इसका कोई पादप स्रोत विद्यमान नहीं है। आगे देखते हैं। हाँ, ये मैंने यहां लिख रखा है। इन शॉर्टली विटामिन सी का कोई जंतु स्रोत विद्यमान नहीं है। विटामिन डी और विटामिन B12 इसका कोई प्लांट सोर्स प्रेजेंट नहीं है। फिर अब मैंने जैसे आपको सारे विटामिन पढ़ा दिए, फिर मैं अब इसको आपको एक ट्रिक के माध्यम से भी शॉर्टली बता देता हूं। सारे विटामिन का पूरा रिवाइज 5 मिनट में पूरे विटामिन का निपटारा करेंगे हम। तो इसकी ट्रिक है रथ पर, ये पर एक साइलेंट वर्ड है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। रथ पर एक टॉफी, तो रे से तो क्या बनेगा रेटिनॉल, रे से बनेगा रेटिनॉल जो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो सारे विटामिन का रासायनिक नाम याद रखने की जो ट्रिक मैं बता रहा हूं उसको ध्यान रखना। थे से क्या बनेगा थायमिन, थायमिन, और थायमिन क्या है विटामिन बी का जो है रासायनिक नाम है। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन। तो रे से क्या बना रेटिनॉल, थे से क्या बना थायमिन। तो रथ पर एक, ए से क्या बनेगा एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन ये हो गया सी, ये ABCD याद रखना, A B C और ये D। कैसे क्या बना कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। तो ये D, ABCD याद रखनी, ABCD। फिर टो से क्या बना टोकोफेरोल, टे से बना टोकोफेरोल। ये क्या है ई। और फिर ये बना फी से क्या बना फिनोक्विनोल, फिनोक्विनोल, इसको फिनोक्विनोल बोल दो या नेप्थोक्विनोल भी कहा जा सकता है। ये के, तो मैंने इनको एक ट्रिक के माध्यम से बता दिया। रेटिनॉल, थायमिन, रथ से क्या हो गया रेटिनॉल और थायमिन, ये है ए, ये है बी, फिर सी डी ई, यानी कि एक रथ पर एक टॉफी। ये पूरे विटामिन को रासायनिक नाम याद करने की ट्रिक है। और वैसे हमने जब डी को पढ़ा था तो मैंने इसकी स्पेशल ट्रिक बताई थी डी का यानी कि कैल्सीफेरोल। ई की पढ़ी थी वहां बनाया था ईटा यानी कि ई से टोकोफेरोल। फिर मैंने जहां भी क्वी आ जाए वहां विटामिन के लगाने की बोला था। तो ये ट्रिक याद रह जाए तो ये याद रख लो, अपनी ट्रिक याद रहे तो अपनी ट्रिक याद रख लो, कि कैसे भी याद रखो, बस याद रहना चाहिए। तो हमने आज आपके सिलेबस का सेकंड मेजर टॉपिक का लास्ट जो चैप्टर है वो और आपके सिलेबस का थर्ड मेजर टॉपिक पूरा डिस्कस किया है जिसका नाम था विटामिन्स। तो उसको हमने पूरा डिटेल से डिस्कस कर लिया। आप इसको पढ़िए और आपके एग्जाम में जिस प्रकार क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में पूरे 100 क्वेश्चन करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।